हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बधाई दी शिक्षक दिवस के रूप में। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों से काफ़ी दूर हूँ, लेकिन आप लोगों ने अभी तक मतलब मुझे भूला नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है एक शिक्षक के लिए बच्चों। बहुत अच्छा लगता है जब एक टीचर को उनके बच्चे, उनके शिष्य, उनके स्टूडेंट्स याद करते हैं, उन्हें याद रखते हैं। बच्चों, मेरे मायने में जो टीचर्स डे होना चाहिए, अगर आप लोग सच में कुछ देना चाहते हो, कोई बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हो, तो बच्चों आप क्या दे सकते हो, आप ज़रा बताओ। आप कोई सामान तो दे नहीं सकते, दे तो सकते हो, लेकिन क्या वो सामान मुझे वो खुशी दे सकती है? नहीं। तो मेरी बस यही इच्छा होगी कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बस आगे बढ़ें, कुछ करें, बेहतर करें, वो काबिल बने, वो वर्दी बने, वो काबिल बने, सक्सेसफुल बने। वर्दी होंगे तो ज़रूर का सक्सेसफुल हो जाएंगे बच्चों। अगर आप किसी चीज़ के काबिल होंगे तो वो चीज़ पक्का आप तक ज़रूर पहुंचेगी। जैसे अगर आप बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, तो फिर वो चीज़ आपकी क्यों नहीं होगी? है कि नहीं है? तो बस मेरी यही इच्छा है आपसे कि मतलब मैं अगर सच बताऊं तो मुझे इस बात को कहने में कोई दुख नहीं होगा बच्चों, कि एक टीचर के लिए उस जब उनके बच्चे कुछ अच्छा कर जाते हैं तो उनका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। बहुत प्राउड फील होता है जब कोई बच्चा ये बोलता है, ये बताता है कि सर हमने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है ना, हमने नीट क्रैक कर लिया है, हमने आईआईटी क्रैक कर लिया है, हमने एसएससी में सिलेक्शन ले लिया है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब हमने उन्हें कोचिंग दी है, तो ऐसा लगता है कि हम जो है हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो हमारा सक्सेस है ना। तो बस मेरी आप लोगों से यही इच्छा है, यही गुजारिश है कि आप लोग बस मन से पढ़ें। मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है बच्चों। मन कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर आपको भटकाता रहेगा, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है, आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आगे पढ़ते हैं। बच्चों कल तक हम लोगों ने स्टोमाटा तक बच्चों क्लियर किया था। और हाँ कल के कुछ डाउट्स, एक दो डाउट्स मैंने देखा, तो शुभम ने शायद कुछ पूछा हुआ है। पहले उसकी बातों पे हम लोग, पहले उसके डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल किया उसने कि जो एक सेकेंड रुकिए। हाँ ठीक है। उसने कहा कि सर हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में जो शुगर है, कोल्ड ड्रिंक में जो शुगर है ना, तो वो बैड क्यों है? कोल्ड ड्रिंक में जो शुगर है वो बैड क्यों है? आखिर वो शुगर ही तो है, वो ग्लूकोज ही तो होगा कन्वर्ट होकर के। तुम्हारा यही कहना था ना शुभम, अगर तुम पढ़ रहे हो तो देखो एक बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं कहूँ कि हमें हम एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट को मेजर सोर्स मानते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के लिए कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, एनर्जी के लिए हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ही लें। खाने में हम लोग रोटी चावल यही सब चीज़ खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आलू की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें। अगर मैं कहूँ कि आप लोग रोटी चावल की जगह आप लोग डेली ना उतना 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 घी खाना शुरू कीजिए, एक एक प्लेट। ठीक है, उतना उतना तेल पीना शुरू कीजिए। आप नहीं करोगे, क्यों? भाई एनर्जी तो इसमें भी है, एनर्जी तो इसमें भी है, तो फिर हम इसके जगह पे इन्हें क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको पता है जितनी एनर्जी घी
दे रहा, मतलब मान लीजिए कि घी इतने अमाउंट में अगर हमें मान लीजिए 2000 कैलोरीज दे रहा है ना, 2000 कैलोरी दे रहा है, तो हमें इतना कार्बोहाइड्रेट खाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है कि नहीं है? अच्छी बात है ना, हमें हमारी रिक्वायरमेंट तो इतने घी में ही हो जा रही है, तो इतने कार्बोहाइड्रेट लेने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमें दोनों इतने ही कैलोरीज दे रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, हम खाने को टेस्ट के लिए तो खाते ही हैं। हमारा मेन जो प्रायोरिटी हम लोग देते हैं, हमारी जो मेन प्राथमिकता होती है वो टेस्ट को होती है। लेकिन आप ये बात भूलिए मत, आपका पेट भी भरना चाहिए। आपका पेट भरना ज़रूरी है। आप कुछ भी खा रहे हो, अनटिल अनलेस आपका पेट भरता है तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, आप खाते रहेंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आप मान लीजिए कि आप एक थाली में खाना खा रहे हैं, चावल है, थोड़ा दाल सब्जी सारी चीज़ें, इसका जो वज़न है वो मान लीजिए 1 किलो से 1.5 किलो वज़न हो रहा है, ठीक है। लेकिन इतना फूड आप ले रहे हो तब जा कर के आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। लेकिन जब आप एक बर्गर खाते हैं जो इतना बड़ा होता है, तो एक बर्गर हो सकता है कि इसके कैलोरी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, ठीक है। लेकिन आप तब तक खाओगे जब तक आपका पेट नहीं भरेगा। आप तब तक खाओगे जब तक आपका पेट नहीं भरेगा। आप मतलब समझ रहे हो? यानी कि कैलोरीज आपका कितना बढ़ गया आप देखो तो। हो सकता है 5000, आपको ज़रूरत थी 2000 कैलोरी की, आप अपना पेट भरने के लिए आपने क्या किया, 5-5 बर्गर खा लिया। तो बॉडी आखिर एक्स्ट्रा कैलोरीज का क्या करेगा? वो क्या करेगा एक्स्ट्रा कैलोरीज का? वो बचा के थोड़ी रखेगा, सॉरी, वो यूज़ थोड़ी कर जाएगा, उसको उसको बचा लेगा, वो उसको स्टोर कर लेगा। वो उसको क्या कर लेगा बच्चों? स्टोर कर लेगा। अब ये एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हैं जब स्टोर होंगे, जब एक्स्ट्रा कैलोरीज स्टोर होंगे तो क्या होगा हमारा बॉडी में बच्चों? जब ये एक्स्ट्रा कैलोरी, कैलोरी का मतलब हो गया वही फैट, स्टोर होगा तो हमें ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी का मतलब मोटापा। अब बताओ मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो ग्लूकोज हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, और कौन से कार्बोहाइड्रेट से? राइस से, रोटी से, है ना, पटेटो से, ये ग्लूकोज सही ग्लूकोज है, अच्छा ग्लूकोज है। और जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह में पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में पी रहे हैं, वो केमिकल वाला शुगर है। मतलब ग्लूकोज तो उसमें है ही, लेकिन तुम ग्लूकोज के साथ एक्स्ट्रा केमिकल भी अपने बॉडी में भेज रहे हो। अब केमिकल से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है केमिकल से, लेकिन हमारे बॉडी को कुछ सर्टेन केमिकल्स ही चाहिए। अब जैसे मैं तुमसे कहूँ कि बाबू तुम जा करके जो घर में जो मोर्टीन है ना उसको पी जाओ, वो भी केमिकल ही है, लेकिन क्या तुम पी सकते हो? नहीं, क्योंकि बॉडी का उसके साथ रिएक्शन उल्टा सीधा हो जाएगा। खाने में जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो भी तो केमिकल्स ही है, लेकिन हमने क्या किया, हमारे बॉडी में जिसकी ज़रूरत है, जो हमारे लिए यूज़फुल है, वो गुड केमिकल, और जो ज़रूरी नहीं है वो बैड केमिकल। तो उससे शुगर से दिक्कत नहीं है बच्चों, शुगर से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसके साथ जो केमिकल्स हैं उसके। और वैसे शुगर हमारे बॉडी को ज़्यादा चाहिए भी नहीं। हमारे बॉडी को देखो होता क्या है ना, तुम्हें पता है, जो मीठापन होता है ना, मीठापन, जिन्हें मीठा खाने की आदत होती है या नहीं भी होती है, तो जब तुम मीठा खाते हो ना, मीठा, तो मीठा जब खाते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, सीरोटोनिन। ये तुमको बहुत ही अच्छा फील करवाता है, डोपामीन की तरह। बहुत देख तो कितना मज़ा आता है ना, एकदम दुनिया में जिसको मीठा बहुत पसंद है वो मीठा खाने के बाद अलग ही दुनिया में खो जाता है। ये एक नशा है ना। तो मीठा बहुत होता क्या है ना कि मीठे से दिक्कत नहीं है, लेकिन केमिकल वाला मीठा दिक्कत कर देगा, क्योंकि ग्लूकोज के बिना हम रह कैसे सकते हैं, है ना। तुम गुड़ खाओ उससे दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम चीनी की बात कर रहे हो या शुगर की बात कर रहे हो, तो तुम सीधा गन्ने का रस पियो ना, गन्ने का रस पियो, आखिर इसी से ना चीनी बनता है। लेकिन जब ये चीनी के फॉर्म में आता है, न जाने कितने केमिकल्स
कितने हार्मफुल केमिकल्स, वो कौन से केमिकल्स, इसको साफ करने के लिए। इतना वाइट थोड़ी, तुम गन्ने का रस पे क्या वो उतना सफ़ेद होता है, उसको साफ करने के लिए कितने सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हो बात? तो बस ग्लूकोज से दिक्कत नहीं है, शुगर से दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ जो केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, उसके साथ जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जा रहे हैं, बॉटल में न जाने कितने दिनों तक उसको रखा जाएगा, तो केमिकल्स उसको बचा के रख रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ है कि हम लें, फ्रेश ले, नेचुरल रे, एक्स्ट्रा केमिकल्स के साथ नहीं ले तो ज़्यादा बेहतर हो। ठीक बात, आगे बढ़े, चलो। हम्म तो बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो हमने स्टोमाटा तक देख लिया था कि किस तरह से CO2 का एक्सचेंज हुआ था, ऑक्सीजन जो है बाहर आया था, CO2 अंदर आया था, यानी गैसेस का एक्सचेंज हुआ था स्टोमाटा। थियरीज बिहाइंड स्टोमाटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आखिर क्या कहती है थ्योरी, स्टोमाटा की जो ओपनिंग है वो कैसे होती है, कैसे खुलती है, कैसे बंद होती है। तो बच्चों, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वाटर का जो क्या ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, या सीधा ट्रांसपिरेशन ही कह देते हैं, तो उसके बेसिस पे या उसी प्रोसेस के रिजल्ट से स्टोमाटा खुलता है, बंद होता है। फोटोसिंथेसिस के, मैंने बताया था आपको, दो प्रोसेस में उसको डिवाइड किया गया है। कंप्लीट फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में डिवाइड होता है। एक का नाम है बच्चों फोटोकेमिकल फेज, यानी कि पहला वाला जो कल बताया था, और जो अच्छा, इसमें एक और फेज है, लाइट रिएक्शन होगा बच्चों, और जो बायोसिंथेटिक फेज है, जो बायोसिंथेटिक फेज है वो डार्क रिएक्शन होगा, जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, फोटोकेमिकल फेज आखिर क्या कहता है। कहता है बच्चों कि a series of chemical reactions take place in the presence of light। फोटो मतलब बच्चों लाइट होता ही है। एज लाइट बिहेव एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब होता है बच्चों, अगर कोई चीज़ किसी रिएक्शन को फास्ट कर दे, है ना, तो उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं, कॉल्ड एज फोटोकेमिकल फेज। द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थाइलेकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बच्चों, ये वाला लाइन याद कर लीजिएगा, एज इट इज़। मैं समझा देता हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, थाइलेकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस बच्चों होता कहाँ पे है, ये पहले समझिए। तो फोटोसिंथेसिस कल बताया था ना आपको, मीजोफिल सेल होता है बच्चों, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स, ये ज़्यादातर लीव्स में बच्चों पाए जाते हैं। मैं बता दूं, लीव्स में पाए जाते हैं, और सॉफ्ट स्टेम, है ना, सॉफ्ट स्टेम वगैरह में भी पाए जाते हैं। मतलब जो सॉफ्ट है, ग्रीन दिख रहा है, वहां पे ये मीजोफिल सेल्स पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऐसा क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे उसको, मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो होता है बच्चों, सेल के पास क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो उसके पास बच्चों क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, उसके पास क्या होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट होता है। एक सेकेंड रुकिए, ये विजिबल नहीं है शायद, यस। तो उसके पास बच्चों क्लोरोप्लास्ट होता है। अब हम अगर बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट के भी स्ट्रक्चर को आप देखोगे, तो क्लोरोप्लास्ट जब मैं अगर मैं बनाऊं ऐसे, देखिए, लाइक दिस, इज इट विजिबल टू यू? यस। तो लेट मी चेंज द कलर, यस। सो व्हाट हैपेंस हियर, देखिए, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वही अंदर स्ट्रक्चर बनाती है, फोल्ड हो करके डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, है ना।
इसी को बच्चों देखिए होता क्या है कि इसके भीतर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट रहेगा। फ्लूइड मतलब मैट्रिक्स, लिक्विड। बिना लिक्विड के कोई केमिकल रिएक्शन जल्दी होगा नहीं ठीक ढंग से, है ना। तो इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रोमा, इस लिक्विड को बोलते हैं स्ट्रोमा, है ना। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रेना। अब बच्चों ग्रेना जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने ऐसे ऐसे बनाया है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ग्रेना है। जैसे देखिए ये ग्रेना है ऐसे, लेकिन अगर मैं इसको खोल दूं, मतलब मान लीजिए जिससे ये बना हुआ है, अगर मैं इसे खोल दूं इस तरह से, इसको अनफोल्ड कर दूं, ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों? थाइलेकॉइड। ओ उधर लिखा गया, एक सेकंड रुकिए, वो फ्रेम से बाहर हो गया है, मैं इधर लिख देता हूँ, थाइलेकॉइड। यही मेन स्ट्रक्चर है बच्चों। अब जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये एक्चुअली डबल लेयर में होता है। इसके भीतर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, तो एट लास्ट यही काम करता है थाइलेकॉइड, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूं, आपको पता है कि ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना। और ये देखो, अब यही आगे जब आप पढ़ेंगे, जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे लाइट और डार्क रिएक्शन होता है, तो ये ग्रेना वाला जो पार्ट है यानी कि थाइलेकॉइड वाला पार्ट, यहाँ पे बच्चों होगा लाइट रिएक्शन। और ये लिक्विड वाला जो पार्ट है स्ट्रोमा, इसमें डार्क रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन। ग्लूकोज का फॉर्मेशन बच्चों इधर ही होगा, समझ रहे हैं? ओके। आगे बढ़े बच्चों हम लोग। अब इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, माफ करिएगा। देखिए, तो इक्वेशन की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन बन ही जाता है। हम लोग 7th में भी पढ़े हैं, हमने पढ़ा है 7th में कि जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन पूछ देता है, बड़ा इजी होता था, हम लोग या मैंने रटाया भी था, इवन समझाया था, सबको याद था। तो आपको पता होगा, मैं सेम चीज़ को ऊपर लिखता हूँ ताकि आप समझ पाओ। देखिए, आपको बच्चों पता होगा कि रॉ मटेरियल के लिए बच्चों हमें चाहिए था CO2, वो मिला स्टोमाटा के थ्रू बच्चों, पत्तों तक आया, लीव्स तक, और रूट के थ्रू बच्चों पानी जो है डिफ्यूजन प्रोसेस से आया अंदर, ऑस्मोसिस प्रोसेस से, और फिर क्लोरोफिल सनलाइट की मदद से ये जो थे दोनों मिल करके क्या बना दिए बच्चों? ग्लूकोज बना दिए, जिसको हमने C6H12 और O6 का नाम दिया। इसका ये केमिकल फॉर्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर। और हमने देखा था बच्चों ऑक्सीजन रिलीज करा दिया था। लेकिन एक चीज़ अब आप ऐड कर लोगे इसमें, इसमें वाटर भी बनता है, ठीक है। मैं आपको इसको बता के समझा देता हूँ। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, जो कि मैं नीचे बता रहा हूँ। देखिए, 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स, 12 H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तब जाकर के 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। और फिर इसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये रिलीज कर दिए जाएंगे, है ना। ये इनके, आप कह सकते हो सर ये इनके बाई प्रोडक्ट्स है, ये इसका रिजल्ट है ना। तो ये जो है बच्चों ये रिलीज कर दिए जाएंगे। और फिर अब देखिए, मैं आपको थोड़ा इसको समझाता चलो। आपको, आप थोड़ा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे, ये वाला टर्म जो है आपने नहीं पढ़ा होगा या नहीं देखा होगा। देखिए, होता क्या है कि आपको अगर मैं कहूं कि बच्चों एक चेयर बनाने में, एक चेयर बनाने में कितने पैरों की रिक्वायरमेंट है, कितने लेग, कितने टांगे चाहिए उसको, तो सर 4, ऑब्वियसली 4। 3 टांगों पे तो एक चेयर नहीं बन सकता है ना। तो ये एटलीस्ट 4 रिक्वायरमेंट है
है ना, एटलीस्ट, मतलब 4 रिक्वायरमेंट है 1 चेयर के लिए, कोई दिक्कत? तो ठीक उसी तरह से बच्चों, अगर आपको ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनाना है, अगर आपको 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, मतलब ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल अगर आपको बनाना है, तो एटलीस्ट आपको कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम चाहिए ही होंगे, तब जाकर के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बनेगा। तो आपने मिलाया होगा, इधर आपने देखा होगा, देखिए कि इधर 6 CO2 के मॉलिक्यूल थे और इधर 12 H2O के मॉलिक्यूल थे, है ना। तो जाहिर सी बात है, इधर अगर 12 है तो 6 ही चाहिए ना इसको, देखिए इसको तो 6 ही चाहिए ऑक्सीजन, तो इसको 6 ऑक्सीजन चाहिए, तो बाकी के 6 क्या करेगा ये, मतलब सिंपल सी बात मैं बताऊं तो इसको तो 6 ही H2O चाहिए, ठीक है, तो बाकी का तो 6 बच जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 6 H2O बाहर कर देगा। अगर यहाँ पे मैं 6 H2O कर दूंगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स में हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसका एक इक्वेशन बच्चों ये भी हो सकता है। अगर मैं रखता हूँ 6 CO2 प्लस 6 H2O बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और 6O2, ये दैट्स इट, ये भी सही है। लेकिन आजकल क्या, ये ही इक्वेशन है, क्योंकि वाटर भी तो रिलीज होता है गैस के फॉर्म में। तो यही बच्चों आपके ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम देखिए बच्चों। क्लोरोप्लास्ट 2 मेम्ब्रेन में होता है, ये है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और ये है इंटरनल मेम्ब्रेन, आउटर इनर। ये वाइट वाला पोर्शन फ्लूइड है जिसको बच्चों स्ट्रोमा कहते हैं, और ये इनर मेम्ब्रेन मैंने बता दिया, ठीक है। और ये ग्रेनम है, मैंने बताया ग्रेनम सिंगुलर फॉर्म है, ग्रेना सबको एक साथ ग्रेना बोल देंगे। और अभी मैंने बताया ये जो स्ट्रक्चर से बने इनको थाइलेकॉइड बोलते हैं, और इनके बीच में जो स्पेस होता है, खाली स्पेस, इसको लैमिला बोलते हैं, लैमिला, ठीक है, माफ करिएगा ल्यूमेन बोलते हैं। और ये जो इन दोनों को बांध के रखे हुआ है इसको लैमिला बोलते हैं, ठीक है। ल्यूमेन का मतलब ही होता है एम्प्टी स्पेस, ठीक है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ूं। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में तो मैंने बता दिया, लाइट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा क्लोरोफिल के द्वारा, और कल भी बताया था उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और फिर वो क्या करता है, जो देखिए मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, सोलर एनर्जी जो था आपका, जो आप, एक सेकेंड, जो आपकी सोलर एनर्जी थी, वो क्या हुई थी, उसे कन्वर्ट किया गया था सोलर एनर्जी को बच्चों कन्वर्ट कर दिया गया था केमिकल एनर्जी में, और फिर ये केमिकल एनर्जी आखिर करेगा क्या, तो ये क्या करेगा, वाटर को ब्रेक कर देगा, यानी कि फोटोलाइसिस कर देगा वाटर का, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये काम ये कर देगा, इसके बाद हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ये CO के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ इसका रिडक्शन हो जाएगा, और फिर वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, ये प्रोसेस डार्क रिएक्शन में होगा। ग्लूकोज बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत थोड़ी है, लाइट की तो ज़रूरत बस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए थी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। तो कार्बन और ऑक्सीजन तो साथ में थे ही, हमें बस चाहिए था हाइड्रोजन, जिसे H2O को तोड़ के निकाल लिया गया। तो बस लाइट की ज़रूरत तो इसे तोड़ने के लिए, इसको मिलाने के लिए थोड़ी है। तो इसीलिए बच्चों इसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये डार्क रिएक्शन में होता है, यानी कि ग्लूकोज दिन को भी बन सकता है, रात को भी बन सकता है, समझ रहे बात, यानी प्लांट फूड रात को भी बना सकता है, क्योंकि आधा प्रोसेस लाइट में होता है, आधा तो डार्क में होता है ना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि दिन में नहीं बनाएगा, उसे लाइट से कोई मतलब नहीं है, वो प्रोसेस लगातार चलता रहता है,
समझ रहे हो बात? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन की जरूरत थी, वाटर को तोड़ के ले लिया। हो सकता है बच्चों एक और क्वेश्चन पूछ दे, मैं आप लोगों को बता दूं, ऑक्सीजन का जो सोर्स है, ऑक्सीजन का जो सोर्स है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो क्या है? तो एकदम याद कर लीजिए, वाटर है। ठीक है, वाटर है। पानी नहीं रहता तो हमें जो ऑक्सीजन मिल रहा है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वो भी नहीं मिलता बच्चों। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एक्चुअली प्लांट से नहीं आ रहा है, ये वाटर से आ रहा है, लेकिन ये प्लांट तोड़ने का काम कर रहे हैं, मेडिएटर है प्लांट। वो वाटर प्लांट से होके गुजर रहा है, तब उसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो रहे हैं, हाइड्रोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑक्सीजन हमें मिल जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी एक मतलब गजब की साइकिल है जो नेचर में होती है। तो CO2 रिड्यूस हो जाता है बच्चों ग्लूकोज के फॉर्म में, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है ये स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में, याद रखिएगा। तो हमें स्टार्च ही ज़्यादातर खाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे क्या बोलते हैं उसको, चावल है, आलू है, शकरकंद है, बनाना है, तो ये सब चीज़ें क्या है, इसमें स्टार्च ही है ना। तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फूड या एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन प्लांट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, जो बाद में हमारे द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। तो अब हम थोड़ा और देख ले बच्चों, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, थोड़ा डिटेल में हम लोग जाएंगे। इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, आखिर होता क्या क्या है लाइट रिएक्शन में? देखिए ध्यान दीजिएगा, जो लाइट एनर्जी है, मार्क माई वर्ड्स बच्चों, जो लाइट एनर्जी है यानी कि सोलर एनर्जी है, वो क्लोरोफिल के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका ग्रेनम था, याद है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सेल्स थे, तो ये इसके अंदर ये क्लोरोफिल है। ये क्या है बच्चों, एक ग्रेनम है। कहाँ पे था? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट था ना, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ना, इस तरह। तो यही है ये। ठीक है, और ये कैसे बना हुआ है बच्चों? ये थाइलेकॉइड से बना हुआ है। इसी स्पेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। तो इसी के अंदर बच्चों क्या है? क्लोरोफिल है। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? इसके अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है, ब्रेड समझो ना, ब्रेड ब्रेड, पाव रोटी, पाव भाजी खाते हैं तो पाव रोटी उसी के शेप का। तो पाव रोटी के भीतर जो है ना, वो मान लो ल्यूमेन है, वो खाली है, उसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है। तो लाइट, सन जब इस पे पड़ेगा, सनलाइट, तो इस वो क्या करेगा, उसमें के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, दैट्स इट। हाँ, तो क्या करेगा ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड यूटिलाइज फॉर स्प्लिटिंग। देखो लिखा है ना मैंने, स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने में, मतलब वाटर कैसे बना है भाई? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देगा, अलग कर देगा। एंड एडिशनली इन द फेज, फिर आगे कहता है कि असिमिलेटरी पार इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एडीपी आर प्रोड्यूस्ड। कहता है कि फिर एनर्जी के फॉर्म में बच्चों एटीपी, जो आगे मैं बताऊंगा, और NADPH2 के फॉर्म में इसे प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। ये वाली चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना, इनका फिर यूज़ किया जाता है। एटीपी और NADP ये सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चों। ग्लूकोज जो टूटता है ना, तो एनर्जी जो निकलता है वो इसी में स्टोर हो जाता है, फिर बाद में हमें यही एनर्जी देते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए, तो लाइट रिएक्शंस अकर इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलेकॉइड्स। ठीक है, जो मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बार बार मैंने बताया है, ये टर्म आपको याद रखना है। थाइलेकॉइड कुछ अलग नहीं है, यही इसी इसी को क्या करेंगे, जो यूनिट है इसी को क्या कहेंगे? थाइलेकॉइड कहेंगे। बस, अब पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ग्रेनम, दैट्स इट। जैसे मान लो जो तुम शर्ट पहन रहे हो, तो शर्ट को तो शर्ट ही कहोगे ना, लेकिन शर्ट बना कैसे है? धागे से, तो थ्रेड। समझ में आ रहा है बात? तो शर्ट क्या है यहाँ पे? शर्ट यहाँ पे तुम्हारा है क्या बोलते हो, ग्रेनम। शर्ट क्या है? ग्रेनम या ग्रेना। और तुम्हारा थ्रेड क्या है? तो थाइलेकॉइड। दैट्स, दोनों अलग चीज़ें नहीं है, लेकिन दिखने के बेसिस पे दोनों अलग है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, अब एंड रिजल्ट पे हम लोग आते हैं बच्चों। आखिर एंड रिजल्ट इसका क्या होगा फोटोसिंथेसिस का? चलो, तो एंड रिजल्ट की बात करेंगे। आखिर लास्ट तक क्या होगा? तो हमने क्या देखा? दो ही काम होगा एंड रिजल्ट में।
एक तो हमारे पास क्या बना, एक तो फूड का सोर्स ग्लूकोज, सबका माई बाप, ये नहीं होगा तो फिर हम नहीं होंगे, ठीक है। ग्लूकोज नहीं होगा तो कोई नहीं होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बना, ग्लूकोज। सिंपल ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। अब देखो प्लांट्स जो फूड का यूज करते हैं, मतलब बनाते ग्लूकोज है, तो उसका क्या करते हैं, उसका यूज एज इट इज कर लेते हैं। अरे भाई उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ग्लूकोज बना रखा है पहले से, तो फिर वो काहे के लिए इसको डाइजेस्ट करेगा। हमारे पास स्टार्च चल कर आता है, तो हमें हमारी तो मजबूरी है कि फिर इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन इसके पास तो ग्लूकोज पहले से है भैया, तो ये तो उसी का यूज़ करेगा ना, फिर बाद में इसको जो बचेगा वो स्टोर कर लेगा स्टार्च के फॉर्म में। समझ रहे बात। देखिए तो ये काम कैसे करता है पता है, फॉर कंजम्पशन बाई प्लांट सेल्स, ग्लूकोज करेगा क्या, अरे भाई प्लांट सेल के द्वारा यूज किया जाएगा, ग्लूकोज करेगा क्या, तो उसको भी तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो भी तो जिंदा है, तो जाहिर सी बात है जो खुद प्लांट है वो उन ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगा फॉर वेरियस फंक्शंस, फॉर स्टोरेज एज इनसॉल्युबल स्टार्च, और उसी ग्लूकोज को वो क्या कर लेगा इनसॉल्युबल फॉर्म, यानी कि ये डाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट होगा तब तो सॉल्युबल होगा, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा फॉर कन्वर्जन इनटू सक्रोज। सक्रोज शुगर का टाइप है, जैसे शुगर केन में सक्रोज, फॉर सिंथेसिस ऑफ फैट्स प्रोटीन्स, मतलब सब काम के लिए एक ही सोर्स ग्लूकोज। और हमारे पास प्रोडक्ट है क्या बच्चों, वाटर और ऑक्सीजन। देखो खाना भी यही दिया हमें, फूड भी इसी ने दिया ग्लूकोज, और बच्चों इसको तोड़ के एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन भी यही दिया, और वाटर भी रिलीज हो रहा है, तो सब चीज़ तो बच्चों यही कर रहा है, खाना भी दे रहा, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन नहीं होता, एनर्जी नहीं निकलेगा, पानी भी नहीं खाएंगे तो पानी नहीं पिएंगे तो कैसे पचेगा, बच्चों सब चीज़ तो यही दे रहा है कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के, ठीक है। कहता है कि सम ऑफ इट इज यूज्ड इन ऑक्सीजन। अच्छा एक मैं कोई चीज़ मैं पूछता हूँ, क्या ऑक्सीजन यूज होता है यूज बाय प्लांट, अरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट एन एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले, एन एरोब्स को छोड़ दोगे तो सारे के सारे ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। प्लांट ऑक्सीजन देते हैं वो अलग बात है, जैसे मान लो कि अगर वो 1 लाख मॉलिक्यूल दे रहा है ना ऑक्सीजन का, 1 लाख मॉलिक्यूल, तो उसमें से मुझे लगता है कहीं से वो 100 मॉलिक्यूल यूज़ करता होगा, तो कहाँ फ़र्क पड़ेगा, क्यों इतना है, क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा क्यों है, अरे हमारा बॉडी भी तो देखो, बॉडी का मतलब हमारे बॉडी के काम तो देखो, सब चीज़ मूव कर रहा है, हर चीज़ मूव कर, उसके खाली मुझे लगता है कि उसके खाली सेल के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, और थोड़ी बहुत उसके पार्ट्स भी हिलते डुलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं, तो उसमें बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बना इतना ज़्यादा लेता है ना कि उसका यूज़ भी वो नहीं कर पाता है, तो उसको यूज़ कम है। अब मान लो कि यूज़ कम है तो कम यूज़ करने के लिए ऑक्सीजन भी तो कम ही चाहिए, और है वो बहुत बड़ा, मतलब देख रहे हो चीज़, उसको चाहिए, देखो वो है, उसको चाहिए इतना ऑक्सीजन, बना रहा है इतना ऑक्सीजन, और फूड भी इतना बना रहा है ना, जरूरत उसको बस इतना है। तो नेचर का ये सब काम है, नेचर को पता है कि जिंदा ये भी है, इसको थोड़ा सा सही काम चल जाए, इसको ऐसा बनाओ, अब बाकी को दूसरों को देने दो, दैट्स इट। तो बच्चों हमारा प्लांट में फोटोसिंथेसिस खत्म हुआ है, आई मीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा खत्म होने वाला है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस बच्चों, तो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रिड्यूसेस CO2 लेवल, ऑब्वियसली CO2 यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा तो कम, मतलब उसको मेंटेन बैलेंस करेगा CO2 के लेवल को, ऑन कम्बैटिंग ग्लोबल वार्मिंग, CO2 को के लेवल को अगर बैलेंस रखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होगा, मेंटेन रहेगा। वॉट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन अर्थ, ये तो मैंने पहले भी पूछ लिया था बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों से। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक फैक्ट मैंने डाल रखा है, डू यू नो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ O2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाई एन एकड़ ऑफ ट्रीज, मतलब 1 एकड़ में जितने भी आप पेड़ लगाए हो, कहता है पर ईयर, एक साल में, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कंज्यूम बाई अराउंड 18 पीपल एनुअली। बाप रे, 18 आदमी हर साल इतना ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाते हैं जितना कि 1 एकड़ में लगाए हुए पेड़ के द्वारा
रिलीज किया जाता है। मात्र 18 लोगों द्वारा इसको कंज्यूम कर लिया जा रहा है। सोचिए पेड़ की कितनी ज़रूरत है। वन ट्री प्रोड्यूसेस नियरली 260 पाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एनुअली। एक पेड़ जो है इतना पाउंड ऑक्सीजन पर साल हर साल जो है रिलीज करता है। सीविड्स, साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन ट्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर देन 50%, याद रखिए। धरती पर से ज़्यादा, मान लीजिए कि ये धरती है और ये पानी है, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं ये जितना ऑक्सीजन दे रहे हैं, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन बच्चों में सी ओशन में रहने वाले बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी और क्या बोलते हो छोटे छोटे पौधों के द्वारा दिया जाता है। जाहिर सी बात है पानी में इनकी संख्या काफी ज्यादा है। सॉरी, तो पानी की जो मात्रा है धरती में वो ज्यादा है, इसीलिए ये ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं, मोर देन 50%। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और मन लगा के पढ़ो, डाउट्स वगैरह पूछते रहो। और नीतीश सर जल्द ही कल या परसों क्लास वो ले सकते हैं, और बाकी क्लासेस भी जो है बच्चों 9 और 8 वालों आप लोगों के क्लासेस भी आई थिंक कल परसों से शुरू कर दिए जाएंगे, ठीक है। और 11th की क्लासेस भी शुरू करी जाएगी जल्द ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, टेक केयर, बाय।